जरा सोचिए, एक हीरा इतना चमकीला, इतना विशाल कि उसे देखने वाला अपनी सांसें रोक ले। कहते हैं कि उसकी चमक सूरज की रोशनी को भी मात दे सकती थी। उसका नाम था कोहिनूर, यानी प्रकाश का पहाड़। लेकिन कोहिनूर की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी चमक नहीं थी, उसके पीछे छिपी रहस्यमयी यात्रा, खून खराबे से भरे युद्ध, गद्दारी, लालच और सत्ता की प्यास की कहानियां ही उसे सबसे अलग बनाती हैं। कहा जाता है, जिस राजा के पास कोहिनूर आया, उसके राज्य पर अनहोनी का साया मंडराने लगा। शायद यही कारण है कि यह हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि एक श्राप, एक किंवदंती और एक ऐसी दास्तान बन गया है जो सदियों से लोगों की कल्पना को झकझोरती रही है। कोहिनूर की शुरुआत का जिक्र हमें मिलता है आंध्र प्रदेश की मशहूर हीरे की खानों में। गोलकुंडा क्षेत्र सदियों से रत्नों के लिए प्रसिद्ध रहा। यह वह भूमि थी जहां से दुनिया के कई दुर्लभ हीरे निकले। माना जाता है कि करीब 13वीं सदी में कोहिनूर धरती की गहराइयों से बाहर निकाला गया था। जब यह पहली बार मिला तो लोग हतप्रभ रह गए। उसका आकार किसी साधारण हीरे जैसा नहीं था, लगभग 793 कैरेट का कच्चा हीरा। उसकी चमक इतनी तेज थी, उसे देखने वाले खनिकों को लगा मानो उनके हाथ में कोई अलौकिक वस्तु आ गई हो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह पत्थर आने वाले कई सदियों तक साम्राज्यों की किस्मत बदल देगा। इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले यह हीरा काकतीय वंश के शासकों के पास पहुंचा। उस दौर में राजाओं के लिए रत्न केवल गहना नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक था। काकतीय शासकों ने इसे देवी के एक प्रसिद्ध मंदिर में सुरक्षित रखा। कहते हैं कि यह हीरा वारंगल के एक मंदिर की देवी की मूर्ति में जड़ा हुआ था। उस समय इसे केवल भक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन जैसे ही उत्तरी भारत की सल्तनत की निगाह दक्षिण पर पड़ी, हीरे का सफर भी बदलने लगा। सन 1296 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला किया। जब उसकी सेना ने वारंगल पर कब्जा किया तो यहाँ से असंख्य खजाने लूटे गए। सोना, चांदी, रत्न और उन्हीं में शामिल था कोहिनूर। अब यह हीरा दिल्ली की गद्दी तक पहुंच चुका था। खिलजी, फिर तुगलक और बाद में लोधी वंश, सबके खजाने में यह नगीने की तरह दमकता रहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर सल्तनत जिसने इसे रखा, उसका पतन निश्चित समय में हुआ। यहीं से कोहिनूर के शापित होने की कहानियां जन्म लेने लगी। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। लोदियों के खजाने से उसे कोहिनूर मिला। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस हीरे का बखान करते हुए लिखा कि यह इतना अनमोल है कि इसकी कीमत का अनुमान लगाना असंभव है। उस समय तक यह हीरा इतना मशहूर हो चुका था कि इसे केवल रत्न नहीं, बल्कि धन का पहाड़ कहा जाने लगा। मुगल बादशाह शाहजहां को रत्नों से बेहद लगाव था। जब उसने मशहूर तख्ते तौस सिंहासन बनवाया तो उसमें कोहिनूर को बीचों बीच जड़वा दिया। सोचिए, एक सिंहासन जो सोने चांदी से ढका हो, उस पर मोर की आकृतियां बनी हो और उनके बीच कोहिनूर की दिव्य चमक हो। वह दृश्य किसी भी दरबार को स्वर्ग जैसा बना देता होगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोहिनूर कभी भी स्थिर नहीं रहता। शाहजहां का अंत भी जेल में हुआ और औरंगजेब के समय तक आते आते मुगल साम्राज्य की जड़ें हिल चुकी थी। सन 1739 में फारस का राजा नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसकी सेना ने दिल्ली की गलियों में कत्लेआम किया। वह तख्ते तौस तोड़कर अपने साथ ले गया और इसी के साथ कोहिनूर भी। कहा जाता है, जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो उसकी जुबान से अनायास निकला कोहिनूर, यानी प्रकाश का पहाड़। तभी से यह नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद नादिर शाह की हत्या कर दी गई। कोहिनूर के शाप की छाया यहाँ भी दिखाई दी। नादिर शाह की मौत के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। उसके सेनापति अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित की और कोहिनूर उसके पास चला गया। दुर्रानी शासकों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक
यह हीरा एक बार फिर भारत की ओर लौट आया। 19वीं सदी की शुरुआत में जब महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख साम्राज्य स्थापित किया तो कोहिनूर उनके खजाने में आ गया। रणजीत सिंह के लिए यह हीरा केवल आभूषण नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और गौरव का प्रतीक था। उन्होंने यहाँ तक इच्छा जताई थी कि मृत्यु के बाद यह हीरा जगन्नाथपुरी मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य कमजोर होने लगा। अंग्रेज जो उस समय भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, कोहिनूर पर भी निगाह गड़ाए हुए थे। सन 1849 में पंजाब की आखिरी लड़ाई में अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह को पराजित कर दिया। केवल 10 वर्ष के इस बच्चे से जबरदस्ती कोहिनूर छीन लिया गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आदेश दिया कि यह हीरा अब महारानी विक्टोरिया के पास जाएगा, क्योंकि भारतीय शासक इसके योग्य नहीं है। कोहिनूर को एक खास जहाज HMS मीडिया से इंग्लैंड भेजा गया। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान समुद्र में भयंकर तूफान आया और जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया। नाविकों का मानना था कि यह हीरा अभिशप्त है और यही अशुभ घटना इसकी वजह से घटी। हालांकि किसी तरह जहाज सुरक्षित इंग्लैंड पहुंच गया। 3 जुलाई 1850 में महारानी विक्टोरिया कोहिनूर की नई मालकिन बन गई। जब इसे पहली बार जनता के सामने प्रदर्शित किया गया तो लोगों ने कहा कि यह उतना चमकदार नहीं दिखता। महारानी विक्टोरिया ने इसे दोबारा तराशने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया में इसका वजन 186 कैरेट से घटकर लगभग 105 कैरेट रह गया। विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वाया। इसके बाद से यह हीरा ब्रिटिश शाही खजाने का हिस्सा बन गया। भले ही अंग्रेजों ने इसे अपनी शान बना लिया, लेकिन वे भी इसके श्राप से डरते रहे। यही कारण है कि एक परंपरा बन गई। कोहिनूर को केवल महिला शासक या रानी ही पहन सकती है। उन्हें विश्वास था कि यदि कोई पुरुष इसे धारण करेगा तो उसके जीवन पर अनहोनी टूट पड़ेगी। आज भी कोहिनूर ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा हुआ है और लंदन टावर में सुरक्षित रखा है। कोहिनूर केवल भारत की खोई हुई धरोहर नहीं है, बल्कि यह गवाह है उन दौरों का जब सत्ता, लालच और विश्वासघात ने राजाओं और साम्राज्यों की तकदीरें बदल डाली। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, अगर इसके पीछे लालच और अहंकार जुड़ा हो तो वह सुख नहीं देती। आज भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी देश कोहिनूर पर दावा करते हैं, लेकिन यह हीरा अब केवल रत्न नहीं बल्कि इतिहास का जीवित पन्ना बन चुका है। कोहिनूर की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि असली ताकत रत्नों या ताज में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण शासन और जनता के विश्वास में होती है। तो आज तक की कहानी यहीं तक। जय हिंद।